हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत करता हूं मैं आपका आज के सेशन में। टॉपिक हमारा प्रेपोजिशन है और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझ के चलते हैं। अगर आज तक नहीं समझ में आया तो अब समझ में आएगा। प्रेपोजिशन ऐसा टॉपिक बना देंगे जो बिल्कुल बिल्कुल आसान लगने लगे आपको, कि जो कन्फ्यूजन है कहाँ पे इन आएगा, कहाँ पे एट आएगा, कहाँ पे ऑन आएगा, कहाँ फोर आएगा, कहाँ बिसाइड आएगा, कहाँ बिसाइड्स आएगा, वो सारी की सारी चीज़ें इन सेशंस में आपकी दूर हो जाने वाली हैं। एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बस आपको ईमानदारी से अपने नोट्स बनाने हैं, बेहतरीन तरीके से चीजों को समझते चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यही बताता हूं कि प्रेपोजिशन क्या होती है। प्रेपोजिशन रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं कि एक चीज का दूसरी चीज से क्या संबंध है, राइट, वो रिलेशन बताते हैं। जरूरत क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई एम अजय, तो यहां पे ये जो है ये सीधी मेरी इंफॉर्मेशन है। ये जो वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब कहलाती है। मेरा इंफॉर्मेशन है तो सीधा कनेक्ट कर रहा है आई और अजय। पर अगर मैं ये कहूं आई एम अ ट्री, तो आप कहोगे सर ये गलत है, आप ट्री तो हो ही नहीं सकते, आप पेड़ हो नहीं सकते। या तो आप हो सकते हो आई एम ऑन अ ट्री, या फिर आप हो सकते हो आई एम अंडर अ ट्री, या फिर आप हो सकते हो आई एम नियर अ ट्री। ये सब हो सकता है। या फिर हो सकता है कि आई एम इन फ्रंट ऑफ अ ट्री। आप कहोगे सर ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि कोई ना कोई ऐसा वर्ड लगाना पड़ेगा जो इसके रिलेशन को, यानी कि मेरे और ट्री पेड़ के रिलेशन को, क्योंकि मेरा रिलेशन सीधा तो ट्री से हो नहीं सकता। जैसे आई एम अजय, मेरा रिलेशन सीधा जो है अजय से हो सकता है। जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, तो कोई प्रेपोजिशन नहीं चाहिए। जब मेरा संबंध सीधा कनेक्ट हो रहा है तो कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी पोजीशन वहां पे क्लियर है। पर जब मेरी पोजीशन क्लियर नहीं हो रही है, जैसे मान लीजिए मैं कहूं, मान लीजिए मैंने कहा कि यू आर ऑनेस्ट, भाई आप ईमानदार हो, तो यहां पे कोई प्रेपोजिशन चाहिए नहीं, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, ये मेरी ही इंफॉर्मेशन है, तो डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, बातों को समझ के चलेंगे बिल्कुल बेस से। और फिर आगे जिसे एडवांस कहा कह के बेवकूफ बनाया जाता है, उसको भी मैंने बेवकूफ बनाना क्यों कहा, क्योंकि एडवांस कुछ होता नहीं और बेसिक हमें आता नहीं बेटा, राइट। बस हम बेसिक समझ जाए तो एडवांस जैसी कोई चीज मैंने इंग्लिश में आज तक नहीं देखी, मैं पहले बताऊं। क्योंकि जो चीज हमें नहीं समझ में आती उसे ही हम एडवांस कह देते हैं और उसी को लेकर ठगे जाते हैं, उसी के लिए बार बार पैसा देते हैं। कह रहे यार अब अपडेट हो गया। इंग्लिश अपडेट भी नहीं होती, ये भी याद रखिएगा, दिमाग में हमेशा रखना। जैसे भगवत गीता अपडेट नहीं होती, ए फॉर एप्पल था, ए फॉर एप्पल ही रहेगा। कुछ लोग बेवकूफ बनाते हैं कि अब हमने कंटेंट अपडेट कर दिया। क्या अपडेट कर दोगे यार? आज से 20 साल पहले भी जिसने एमए इंग्लिश की होगी या इंग्लिश पढ़ी होगी, वही शेक्सपियर और वही जूलियस सीजर, जॉन मिल्टन, वही सब पढ़ा है ना बेटा। वही सारी चीजें आपने पढ़ी और वही सारी चीजें 20 साल के बाद भी क्या अपडेट कर दोगे? ऐसा ऐसा कुछ नहीं बेटा। एडवांस जैसी कोई चीज नहीं होती, बस हम अपने अज्ञान को ही एडवांस कहते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, अज्ञान को ही एडवांस कहते हैं। सारे अज्ञान को खत्म करो, सारी चीजें बेसिक लगने लगेगी। जैसे एक समय पर साइकिल चलाना कितना एडवांस लगता था, पर आज बिल्कुल बेसिक लगता है। क्यों? क्योंकि अब अज्ञान दूर हो गया तो एडवांस दूर हो गया बेटा। इसी बात को समझते हुए ध्यान से आगे बढ़िएगा। मैंने कहा यू आर ए स्टूडेंट, ये सीधा मेरा रिलेशन क्लियर है, भाई मैं ही स्टूडेंट हूं। पर अगर मैं एक बात कहूं यू आर, मान लीजिए मैंने कह दिया यू आर द कार, अब आपने कहा सर नहीं, यहां पे कोई ऐसा वर्ड लगाना पड़ेगा जो रिलेट करे, इसीलिए तो इसको रिलेटिंग वर्ड कहा जाता है। एक ऐसा शब्द जो पोजीशन को क्लियर करे। मेरा रिलेशन सीधा है तो कोई रिलेटिंग वर्ड की जरूरत नहीं है। मेरा यू से सीधा संबंध है, मेरा यहाँ पे स्टूडेंट से सीधा संबंध है। पर क्या मेरा कार से सीधा संबंध जुड़ सकता है? क्या मैं और कार एक ही हूं? नहीं है बेटा। यू आर द कार नहीं हो सकता, यू आर इन द कार हो सकता है। यू आर हो सकता है छत पे खड़े हो, यू आर ऑन द कार हो सकता है आप उसे रिपेयर कर रहे हो, तो यू आर अंडर द कार हो सकता है कि आप उसके पास खड़े हो, यू आर नियर द कार हो सकता है, राइट। या हो सकता है कि उसके बराबर में आप खड़े हो, यू आर बिसाइड द कार हो सकता है। जैसी होगी पोजीशन वैसी होगी प्रेपोजिशन। पर बेटा एक वर्ड लगाना पड़ा ना, किस लिए? ताकि मेरा और कार का जो रिलेशन है वो क्लियर हो जाए। तो ऐसे वर्ड्स जो पोजीशन को क्लियर करते हैं सबसे पहले। और एक बात बता दो बेटा, कभी भी प्रेपोजिशन लगती है तो कहां पे लगती है? याद रखना, किसी भी वाक्य में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वर्ब, काम, उठना बैठना खाना पीना रोना धोना हंसना बोलना बताना, राइट। क्योंकि जीवन पूरा का पूरा काम पर आधारित है। अब काम दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है ट्रांजिटिव, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। एक होता है ट्रांजिटिव काम और एक होता है बेटा इंट्रांजिटिव काम। एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव काम। दो तरीके के होते हैं, एक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अगर आप गूगल करके देखोगे तो ट्रांजिटिव का मतलब होता है बेटा ट्रेवल, ऐसा कोई भी काम जो सीधा ट्रेवल करे। इन ट्रांजिट का मतलब हो गया नो ट्रेवल, जो ट्रेवल ना करे। जैसे इक्वल और इनइक्वल, ऐसे ट्रांजिट और इन ट्रांजिट। ट्रेवल करने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं, तो बड़े ध्यान से देखें, ये जो काम है ये सीधा यू तक पहुंच रहा है। सब्जेक्ट कोई काम करता है तो ऑब्जेक्ट तक सीधी वो चीज बात पहुंच जाती है। यानी कि मैंने अक्सर बताता हूं क्लास में कि इसको हकीकत में कहा जाता है ये ज्ञाता है, ये ज्ञान है, और ये ज्ञेय है जो उस ज्ञान को प्राप्त करता है। अगर किसी काम का संबंध सीधा का सीधा ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है,
अब रिलेशन क्लियर है, आई और यू, ये जो टीच वाला काम है ये सीधा यू तक पहुंच रहा है। एक बात बताओ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे पढ़ाने का फायदा आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको सर हो रहा है, तो ये डेफिनेटली ये ट्रांजिटिव वर्ब है बेटा, आई टीच यू। पर अगर मैं ये कहूं, बड़े ध्यान से देखना, आई, अब अगर ऐसा कोई काम आ जाए, जैसे मान लीजिए अगर कहूं आई टीच द ट्री, आई टीच द ट्री, बड़े ध्यान से देखना। आपको सर पेड़ को आप कैसे पढ़ाओगे? सर हो सकता है कि आप पढ़ाओ, पर पढ़ाओ, अब देखो क्या ये पढ़ाने वाला जो काम है ये सीधा का सीधा रिलेट कर सकता है किससे? ट्री से? नहीं कर सकता सर। पढ़ाने वाला काम यू से तो रिलेट कर सकता है। अब बताओ ये सीधा पहुंच सकता है? बिल्कुल नहीं पहुंच सकता। इसको इंट्रांजिटिव कहते हैं। बड़े ध्यान से देखा, आई टीच अ ट्री, नहीं हो सकता है कि मैं एक पेड़ के नीचे शिक्षाएं देता हूं, आई टीच अंडर अ ट्री। अब क्लियर है, राइट? या आई टीच नियर अ ट्री, या फिर आई टीच इन फ्रंट ऑफ अ ट्री, हो सकता है कि एक पेड़ के सामने बैठकर, राइट? ये सब हो सकता है बेटा, ये सब हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता कि आई टीच द ट्री, मैं पेड़ को पढ़ाता हूं, आई टीच यू, ये हो सकता है बेटा, राइट? मैं पेड़ के नीचे पढ़ाता हूं, आई टीच अंडर द ट्री, नियर द ट्री, इन फ्रंट ऑफ द ट्री, ये सब हो सकता है। यानी कि यहां पे ये सीधा नहीं पहुंच रहा, कोई भी ऐसी वर्ब जो सीधा ना पहुंचे। इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, मैं कोई काम करूं, जैसे मान लीजिए आपने कहा दीवार तो बहुत गंदी है, तो मैंने क्या किया, मैंने पेंट ब्रश लिया और मैं दीवार के ऊपर बेटा पेंट करने लगा। अब जैसे जैसे मेरा हाथ घूम रहा है तो दीवार में बदलाव आ रहा है ना, यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि काम को करने वाला जो काम कर रहा है वो काम ऑब्जेक्ट पर साफ सीधा पहुंच रहा है। पहुंच रहा है मतलब ट्रांजिट, तो वाक्य बनेगा आई एम पेंटिंग द वॉल। कोई भी ऐसा काम जो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ले ले बेटा, उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे पेंट के बाद सीधा व्हाट या हुम का जवाब मिल गया, पेंट व्हाट, भाई ये काम मिल गया, तो व्हाट क्या? वॉल, तो इसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब है सीधा। अगर मैं दीवार पे ब्रश घुमा रहा हूं तो दीवार में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, पेंट द वॉल। पर एक बात बताओ, आई एम पेंटिंग द वॉल तो चलो ठीक है, आई एम पेंटिंग द वॉल, वही मैं दीवार को पेंट कर रहा हूं। मैंने हथौड़ा मारा, आई एम ब्रेकिंग द वॉल, मैंने कहा ब्रेक द वॉल, जब हथौड़ा मारूंगा तो बिल्कुल उसका क्या होगा, हथौड़े का निशान दीवार पर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब है। हथौड़ा मार रहा हूं तो मेरे शरीर से निकल के वो काम दीवार तक पहुंच रहा है, पहुंचना मतलब ट्रेवल, ट्रेवल माने ट्रांजिट, राइट? तो इसी को ट्रांजिटिव कहते हैं। और वॉइस पढ़ाते हुए बताया जाता है कि हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही एक्टिव पैसिव चेंज होता है बेटा। एक्टिव से पैसिव होता है, पैसिव वॉइस उसी की होती है जो ट्रांजिटिव हो, जो पहुंच रहा हो। आवाज उसी की सुनी जाएगी जिसपे असर पड़ रहा है, जिसपे कोई असर नहीं पड़ रहा, कोई आवाज नहीं सुनी जाती। अच्छा, अगर मैं कहूं आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग द वॉल। अच्छा, एक और बात, ट्रांजिटिव वर्ब की एक और पहचान है, यहां पे ये फुल स्टॉप ले सकता है, राइट? पर अगर यहां पे कहूं आई आई पेंट, आप कहोगे व्हाट। मैं अगर कहूं आई ब्रेक, आप कहोगे व्हाट। जो वर्ब अपने बाद व्हाट या हुम का डिमांड करे, राइट, या वो पहुंचना चाहती हो कहीं तक, जैसे मैंने कहा आई बाय, आप कहोगे व्हाट, तो ये वर्ब अपने आप में कंप्लीट नहीं बेटा, ये ट्रांजिट करना चाहती है, ये ट्रेवल करना चाहती है, ये पहुंचना चाहती है। भाई क्या खरीदते हो? मैंने कहा आई सेल, आप कहोगे व्हाट, क्या बेचते हो, राइट? जैसे मैंने कहा आई टीच, आप कहोगे हुम या व्हाट। मैंने कहा आई टीच यू या आई टीच इंग्लिश, तब तो सही है। पर जो वर्ब अपने आप में कंप्लीट हो बेटा, राइट, जैसे आई एम स्टैंडिंग, ये यहाँ पे फुल स्टॉप ले सकती है। और अगर वो अपने आप में कंप्लीट है, यानी कि पहुंचना नहीं चाहती, भाई मैं खड़ा हूं तो काम मेरे तक ही घूम रहा है ना बेटा, तो वाक्य बनता है बेटा आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग। अब मैं कह दूं द वॉल, आई एम स्टैंडिंग द वॉल। अब आप कहोगे सर ये नहीं हो सकता, आई एम स्टैंडिंग द वॉल, आप कहोगे सर आई एम स्टैंडिंग नियर द वॉल, आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड द वॉल, आई एम स्टैंडिंग ऑन द वॉल। कुछ ना कुछ पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे यहां रहने से, एक बात बताओ, मैं दीवार के पास खड़ा हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं, तो मेरे खड़े होने से क्या दीवार में कोई बदलाव आ रहा है? आई एम स्टैंडिंग नियर द वॉल, नियर क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि ये सीधा ट्रेवल नहीं कर रहा है बेटा, तो पोजीशन क्लियर करने के लिए, राइट, क्योंकि वो सीधा रिलेट नहीं कर रहा, तो रिलेशन क्लियर करने के लिए हमें वर्ड लगाना पड़ेगा। मेरे यहां खड़े होने से दीवार में थोड़ी कोई बदलाव आ रहा है। याद करो, आई एम पेंटिंग द वॉल, दीवार में बदलाव आ रहा है। आई एम ब्रेकिंग द वॉल, हथौड़ा मार रहा हूं, दीवार में बदलाव आ रहा है। पर मैं यहां पे खड़ा हूं तो दीवार में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इनके मेरे द्वारा किया गया काम उस दीवार तक नहीं पहुंच रहा है। नहीं पहुंच रहा है मतलब नॉट ट्रेवलिंग, नॉट ट्रेवलिंग मतलब, नॉट ट्रेवलिंग मतलब इन ट्रांजिट, उसे इन ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं बेटा, जो नहीं पहुंच रहा है। तो प्रेपोजिशंस आर मेंट फॉर इन ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि वो सीधा नहीं पहुंच पाती। जो सीधा पहुंच पाती हैं उन्हें ट्रांजिट कहते हैं बेटा, वो ट्रेवल कर रही हैं। और एक बात, बड़ी खास बात बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप पैदा हुए तो कौन सी वर्ब लेके पैदा हुए थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जब आप पैदा हुए तो कौन सी वर्ब लेके पैदा हुए थे, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? हो सकता है कि आपके दिमाग में आए ट्रांजिटिव, पर याद रखना आप हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब्स लेकर पैदा होते हो इस दुनिया में। जैसे बच्चा रो रहा है तो बाहर थोड़ी असर डाल रहा है, बस रो रहा है, उसका काम उसी के अंदर घूम रहा है। बच्चा सांस ले रहा है, कर रहा है बस, तो वो उसी के अंदर घूम रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा पढ़ाना आप तक पहुंच रहा है बेटा। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो इंग्लिश का कोर्स भी तो खत्म हो रहा है, पर बच्चा रो रहा है, उसका काम अपने तक ही है। बच्चा चिल्ला रहा है,
अपने तक ही है, बच्चा सो रहा है अपने तक ही है, राइट, बच्चा मुस्कुरा रहा है, बच्चा हंस रहा है, ये सारे के सारे काम कौन से हैं, इन ट्रांजिट, वो दुनिया में और कहीं नहीं पहुंच रहे बेटा, किसी दूसरी चीज या व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहे, वो मेरे अंदर ही घूम रहे हैं। जैसे मैं चल रहा हूं, आई एम वॉकिंग, तो ये कहीं पहुंच नहीं रहा है, पर अगर मैं कहूं आई एम बीटिंग, आप कहोगे किसको, मैंने कहा यू, आई एम बीटिंग यू, तो बीट वाला काम, पीटने वाला काम आप तक पहुंच रहा है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बेटा। तो याद रखना, कोई भी ऐसा काम जो पहुंचना चाहे तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा, और जो नहीं पहुंचना चाहता, राइट, कोई भी शब्द जो खुद पहुंच जाता है तो नो प्रेपोजिशन, जो नहीं पहुंच सकता, खुद ट्रांजिट नहीं कर सकता, तो वो ट्रेवल करने के लिए, अपनी पोजीशन को क्लियर करने के लिए, अपने आप को रिलेट करने के लिए वो वर्ड अपने से पहले क्या ले लेता है, प्रेपोजिशन। और आप जानते हैं कि प्रेपोजिशंस आर मेंट फॉर नाउन, ये बेहतरीन तरीके से हमने डिस्कस भी किया है पहले बहुत बार कि प्रेपोजिशन हमेशा किसके लिए बने हैं, नाउन के लिए बने हैं, और अपने से बाद वाले नाउन को वो या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब बना देते हैं, बस इतना सही काम करते हैं और कुछ नहीं करते बेटा। प्रेपोजिशंस अपने से बाद आने वाली चीज को या तो एडजेक्टिव बनाते हैं, एडवर्ब बनाते हैं, और प्रेपोजिशंस का कोई काम नहीं होता। इसी में मैंने कहा ट्रांजिट और इंट्रांजिट की जब मैं बात कर रहा था, बड़े ध्यान से देखिएगा भाई, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की हम बात कर रहे हैं, और जब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की बात करें तो कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा। जैसे से एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, तभी तो टू आता है, राइट। जैसे से प्लस टू से एक वर्ड बन गया टेल, से प्लस टू से क्या बन गया, टेल। तो जब टेल बन गया, जैसे से प्लस टू से टेल बन गया, तो वाक्य बनता है जैसे आई सेड टू हिम, ये तो ठीक है, आई सेड टू हिम, भाई मैंने उसे कहा, ये वाक्य तो सही है। पर अगर मैं कहूं आई टोल्ड टू हिम, तो आप कहोगे नहीं सर, टू तो इसमें पहले से ही आ गया। तो हम ये कहेंगे कि जो से है वो इंट्रांजिटिव है, इसने टू ले लिया, अब ये अपने आप में क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, इसी में एडजस्ट कर रहा है, तो अपने तुरंत बाद ये क्या ले लेगा, राइट, ही टोल्ड हिम, क्योंकि टू इसमें पहले से ही है, तो वो सीधा ट्रेवल कर सकता है। सीधा ट्रेवल क्यों कर सकता है, क्योंकि उसमें प्रेपोजिशन पहले से ही आ गई बेटा, राइट। तो कोई भी ऐसा वर्ड याद रखना, यहां पे सीधा होम आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात लीजिए, एक वाक्य में लेना चाहूंगा ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ही डाइड, वो मर गया, राइट, और अगर मैं यहां पे देम लगा दूं, एक मैंने कहा ही किल्ड, एक मैं यहां पे देम लगा दूं, और मैं कहूं कि इसके बीच में प्रेपोजिशन बताओ, ही किल्ड देम, बेटा अगर उसने उनको मारा तो मरने वाला काम सीधा इस तक ट्रेवल कर गया होगा, तो नो प्रेपोजिशन। क्यों, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी ना बेटा, क्योंकि उसने उसको मारा तो वो तो मर गए ना, ही किल्ड देम, ये सीधा ट्रेवल कर गया, सीधा ट्रेवल कर गया, तो बेटा नो प्रेपोजिशन। पर अगर देखो ही डाइड, अगर वो मर गया तो या तो यहीं पे वो खुद ही मरा है, वो खुद ही मरा है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। और अगर ही डाइड देम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डाई तो एक ऐसा काम है जो व्यक्ति के अंदर ही घूमेगा। मान लीजिए कोई मरा ही है तो ये ट्रेवल थोड़ी करेगा, मरने वाला काम तो व्यक्ति के अंदर ही होता है, हो जाता है काम, तो ट्रेवल नहीं कर रहा, नहीं ट्रेवल कर रहा, तो यहाँ प्रेपोजिशन आएगी इसके रिलेशन को क्लियर करने के लिए। ही डाइड फॉर देम, वो उनके लिए मारा गया, राइट। ही डाइड आफ्टर देम, वो उनके बाद मरा। ही डाइड बिफोर देम, वो उनसे पहले मरा, राइट। तो कोई ना कोई पोजीशन क्लियर करने के लिए कोई ना कोई वर्ड। अब ये डाई कैसी वर्ब होगी बेटा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, इसीलिए प्रेपोजिशन ले रही है। और ये कैसी वर्ब होगी, ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी, तो नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड, राइट, नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड। तो अल्टीमेटली अगर हम कहें बेटा, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई भी वर्ब जो अपने बाद व्हाट या हुम का जवाब ले, व्हाट या हुम का जवाब ले, क्वेश्चन का डिमांड ले, उसे हम कहते हैं कौन सी वर्ब, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए अच्छे से लिख देते हैं, ट्रांजिटिव, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब, वो पहुंचने वाली होती है। और जो ना ले बेटा, वो इंट्रांजिटिव होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब किसका जवाब लेती है, बता देता हूं। इंट्रांजिटिव वर्ब जो भी होगी व्हाट या हुम का जवाब नहीं लेती बेटा, वो लेती है या तो वेयर का या व्हेन का, जितनी भी एडवर्ब्स होती हैं आपने देखा होगा, राइट, वेयर का, व्हेन का, व्हाई का, हाउ का, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो एडवर्ब होते हैं उनका जवाब आता है बेटा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, तो इसका पैसिव बन जाएगा आई टीच व्हाट, आप कहोगे सर इंग्लिश, तो व्हाट का जवाब आ गया, ये ट्रांजिटिव हो गई, ये ट्रांजिटिव होगी बेटा। पर अगर मैं कहूं आई टीच, मान लीजिए कह दिया गया आई टीच इन दिल्ली, आई टीच इन दिल्ली, तो इसका पैसिव आप बना ही नहीं सकते। देखो ध्यान से, आई टीच इन दिल्ली, मैं दिल्ली में पढ़ाता हूं, तो ये किसका जवाब हुआ, वेयर का। जबकि ये जवाब किसका हो रहा है बेटा, व्हाट का। ये जवाब किसका हो रहा है, व्हाट का, और वो जवाब किसका था, वेयर का। तो जब
ये सारे की सारी चीजें होती हैं बेटा। इस तरीके से जब जवाब आता है तो आप पहचान सकते हो व्हाट और वेयर के अंदाज से कि कब प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड और कब प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड नहीं है। प्रेपोजिशंस में कुछ खास बात बेटा, राइट। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने बाद प्रेपोजिशन नहीं लेते, राइट। जैसे मैंने कहा से प्लस टू से टेल आ गया, से प्लस टू से क्या बन गया, टेल। तो टेल के बाद टू नहीं आ सकता बेटा, राइट। ऐसे ही कुछ एक वर्ड्स लिखिएगा बेटा, टेल के बाद टू दिखे तो एरर है। ऐसी कुछ वाक्य लिखिएगा बेटा, लुक प्लस इनटू या इंक्वायर प्लस इनटू, लिखते जाइएगा बेटा। से एक वर्ड बन जाता है इन्वेस्टिगेट, और इन्वेस्टिगेट एक ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है इन्वेस्टिगेट। तो इन्वेस्टिगेट के बाद अगर इनटू लगाया हो, देखिए जो एग्जाम में बहुत बार आता है या बहुत बार पूछा जाता है, तो गलत होगा बेटा, क्योंकि उसमें पहले से ही है द सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस, एरर हो जाएगा। द सीबीआई इज लुकिंग इनटू द केस होगा या फिर इन्वेस्टिगेटिंग द केस होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेट के बाद इनटू आ ही नहीं सकता बेटा। इसके बाद बेटा लाफ प्लस एट, लाफ प्लस एट इज इक्वल टू रिडिक्यूल, राइट। जैसे मैंने कहा दे लाफ प्लस एट और मॉक प्लस एट दोनों का मतलब सेम होता है बेटा, MOCK, मजाक उड़ाना होता है इसका मतलब। लाफ प्लस एट और मॉक प्लस एट इज इक्वल टू, इन दोनों का ही मतलब होता है रिडिक्यूल, यानी कि मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। यू आर लाफिंग एट मी वाक्य सही है, बट यू आर रिडिक्यूलिंग एट मी, अगर मैं कहूं दे लाफ्ड एट मी, वाक्य भी लिखते चलिएगा, दे लाफ्ड एट मी, ये वाक्य बिल्कुल सही है, राइट। ये वाक्य बिल्कुल सही है बेटा। पर जब लाफ प्लस एट से रिडिक्यूल बना दिया गया, मान लीजिए इसी वाक्य को मैंने ऐसे कह दिया, अब इसमें तो प्रेपोजिशन पहले से ही आ गई, दे रिडिक्यूल्ड मी। तो बेटा रिडिक्यूल के बाद अगर मैं एट लगा दूं तो एरर हो जाएगा, क्योंकि उसमें पहले से है। ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखने की हैं, राइट। जैसे आस्क प्लस फॉर का मतलब होता है मांगना, कोई चीज मांगना। आस्क प्लस फॉर से दो वर्ब बनती हैं, एक तो ऑर्डर और एक डिमांड। दोनों ही वर्ड्स के बाद बेटा अगर फोर लगा दिखे तो गलत है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस है बेटा, याद रखना, देर वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो आप जान रहे हो अभी। आस्क प्लस फोर से ऑर्डर और डिमांड बनता है। जैसे आपने कहा आई ऑर्डर्ड फॉर अ न्यू मोबाइल, आई ऑर्डर्ड फॉर अ न्यू मोबाइल, भाई मैंने एक नए मोबाइल के लिए ऑर्डर किया, आई ऑर्डर्ड फॉर अ न्यू मोबाइल। आई ऑर्डर्ड फॉर अ न्यू मोबाइल। तो बेटा आस्क प्लस फोर माने मांगना या ऑर्डर करना, प्लेस एन ऑर्डर वाली बात है। जब ऑर्डर में फोर पहले से ही होता है बेटा, फोर नहीं आ सकता। मैंने मांगा या मंगवाया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई ऑर्डर्ड अ न्यू मोबाइल। तो जब ऑर्डर एक वर्ब है तो डेफिनेटली वो सीधा अपनी बात चीज का नाम ले सकती है, क्योंकि उसमें पहले से ही एडजस्टेड है। शी डिमांडेड फॉर जस्टिस, शी डिमांडेड फॉर जस्टिस, भी उसने न्याय की मांग की। शी डिमांडेड, डिमांडेड एक वर्ब है और एक ऐसी वर्ब है जो सीधा ऑब्जेक्ट ले सकती है, क्योंकि उसमें प्रेपोजिशन पहले से ही मान ली जाती है। तो शी डिमांडेड जस्टिस, ना कि डिमांडेड फॉर जस्टिस। पर एक खास बात है बेटा, ऑर्डर अगर एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ हो, एक चीज के नाम की तरह, जैसे आई प्लेस्ड एन ऑर्डर, आई प्लेस्ड एन ऑर्डर, और अगर मैं इसके बाद टी लगा दूं, अब इंग्लिश में डबलिंग तो होती नहीं बेटा, राइट। डबलिंग नहीं होती तो सेम चीजें नहीं बिड़ती। ऑर्डर भी एक चीज का नाम है, राइट, और टी भी एक चीज का नाम है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ऑर्डर नहीं करेंगे, इसको एक विशेषता दे देंगे। सिर्फ ऑर्डर नहीं, चाय का ऑर्डर, ऑर्डर यहां पे हम फोर लगा देंगे। इससे क्या होगा, ये बाद वाली चीज दिखने में वर्ब काम करेगी डेफिनेटली। एक एडजेक्टिव का सिर्फ ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर फॉर टी है, तो चाय का ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर, बढ़िया ऑर्डर, ऐसी चाय का ऑर्डर। तो ये दिखने में वर्ब है पर ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करने लगेगी। तो हमने क्या किया, इसकी पोजीशन को भी क्लियर किया। अब यहां पे आपको किसी ऑर्डर के बाद तो फोर नहीं आता बेटा, अगर वो एज अ नाउन है, अब वो वर्ब थोड़ी है, एज अ नाउन है तो फिर फोर लगाना ही पड़ेगा, ताकि ये नाम और ये नाम भिड़े नहीं आपस में, राइट। कई बार नाम को अलग करने के लिए भी तो करना पड़ता है ऐसा काम,
राइट। जैसे अगर आपने कहा आई एम यू, तो आप यहां पे कुछ लगाते हो ना, आई एम फॉर यू, आई एम विद यू, राइट। आई एम फॉर एग्जाम्पल नियर यू, कोई भी ऐसा वर्ड लगाओगे जो पोजीशन को क्लियर करे। तो बेटा प्लेस्ड, अब यहां पे क्या है, एक नाम की तरह है, और दो नाम ना भिड़े तो भी पोजीशन को लगाया जाता है, प्लेस्ड इन ऑर्डर। अगर ये वर्ब होती जैसे यहाँ पे है तो फिर प्रेपोजिशन नहीं आता बेटा, पर अगर एज ए नाम किसी चीज को, भाई यहाँ पे क्या है, आई प्लेस्ड इन ऑर्डर, ये एक तरीके से आदेश है, आज्ञा पत्र है, भाई मांगा गया है कोई चीज, तो आप लगा सकते हो। जैसे डिमांड भी वैसे ही है, जैसे शी मेड अ डिमांड। अब वर्ब क्या है, मेड है। आर्टिकल से भी पहचान सकते हो, देखो इसके आगे अगर आर्टिकल आए तो फिर ये चीज का नाम है, क्योंकि आर्टिकल नाम के लिए आता है। शी मेड अ डिमांड फॉर जस्टिस, ये वाक्य बिल्कुल सही है बेटा। शी मेड अ डिमांड फॉर जस्टिस, क्योंकि अब डिमांड वर्ब नहीं है, यहां पे डिमांड वर्ब थी, यहां पे देखो शी मेड व्हाट, अब ये व्हाट का जवाब बेटा, ये डिमांड फॉर जस्टिस है। शी मेड अ डिमांड, उसने एक मांग की, ये अपने आप में मांग करना है, और उसने मेक लगा के वर्ब को बनाया। तो अगर ऑर्डर और डिमांड एज अ वर्ब है तो फिर कोई प्रेपोजिशन उसमें नहीं आती बेटा, राइट। ऐसे ही साथ साथ नोट करते चलिएगा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें जो बेटा बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा टॉक प्लस अबाउट, टॉक प्लस अबाउट इज इक्वल टू डिस्कस। टॉक प्लस अबाउट इज इक्वल टू डिस्कस। तो बेटा डिस्कस के बाद अबाउट नहीं आ सकता। जैसे मैंने कहा वी शैल डिस्कस, क्योंकि टॉक और अबाउट से मिलकर डिस्कस बना है, वी शैल डिस्कस अबाउट द प्लान टुमारो। वी शैल डिस्कस अबाउट द प्लान टुमारो। तो अगर कोई पूछे इसमें एरर क्या है, ये डिस्कस के बाद अबाउट नहीं आ सकता बेटा, क्योंकि उसमें पहले से वी शैल टॉक अबाउट द प्लान टुमारो। भाई हम प्लान के बारे में जो डिस्कस करेंगे वो डेफिनेटली कल करेंगे, आज नहीं कर रहे। वी शैल डिस्कस अबाउट द प्लान नहीं बेटा, वी शैल डिस्कस द प्लान टुमारो होगा, ना कि वी शैल डिस्कस अबाउट द प्लान टुमारो होगा, राइट। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट टेल प्लस अबाउट, टेल प्लस अबाउट इज इक्वल टू डिस्क्राइब, किस चीज के बारे में बताना, उससे बनता है बेटा डिस्क्राइब और एक्सप्लेन। टेल प्लस अबाउट से वर्ड बनता है डिस्क्राइब और एक्सप्लेन। तो आपको खुद से समझ में आ गया होगा कि बेटा डिस्क्राइब और एक्सप्लेन के बाद, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन के बाद कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। मतलब अबाउट जैसा वर्ड अगर आप देखिए एग्जाम में एग्जैक्ट यही वर्ड होता है जो जिससे वो बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा आर टीचर, आर टीचर explained about prepositions, our teacher explained about prepositions। अगर एग्जाम में मान लो ऐसे इस तरीके से आ गया, राइट, तो आपको खुद समझ लेना चाहिए कि यहां पे जो वाक्य बनेगा वो एक्सप्लेन्ड अबाउट नहीं होगा बेटा, और यहीं पे एक्सप्लेन का ही मतलब डिस्क्राइब भी होता है किसी चीज के बारे में बताना। अगर मैं इसको डिस्क्राइब भी कह दूं तो डिस्क्राइब का भी मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, बताना। आर टीचर डिस्क्राइब्ड प्रेपोजिशंस, ना कि अबाउट प्रेपोजिशन बेटा। नेक्स्ट बेटा, आगे अगर हम बात करें तो एक वर्ड होता है बेटा अराइव प्लस एट। अराइव प्लस एट इज इक्वल टू वर्ड बनता है बेटा रीच। अराइव प्लस एट से जो वर्ड बनता है वो रीच बनता है बेटा। रीच माने कहीं पे पहुंचना। तो अराइव प्लस एट के बाद से रीच बनता है, तो रीच के बाद एट नहीं आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल वी रीच्ड, हाँ अराइव के बाद एट आ सकता है, मतलब वही है, वी रीच्ड एट द स्टेशन। हो सकता है आज तक आपको इसमें कोई गलती ना दिख रही हो। वी रीच्ड एट द स्टेशन, बेटा रीच में पहले से ही एट है, तो फिर ये एट जो है नहीं आ सकता, वी रीच्ड द स्टेशन बनेगा। वी रीच्ड द स्टेशन, वी रीच्ड द स्टेशन। नेक्स्ट बेटा, हाँ अराइव एट हो सकता है, वी अराइव्ड, या तो इसको हम अराइव्ड कर दे तो भी ठीक हो जाएगा, वी अराइव्ड एट द स्टेशन। या फिर अराइव प्लस एट से जब रीच बनी गया तो हम उसके बाद एट हटा देंगे, तो हमारा वाक्य बन जाएगा बेटा। नेक्स्ट बेटा,
अच्छा, एक और बात बता दूं, रीच के साथ एट आपको दिख सकता है, वो कब दिखेगा ये भी बता दूं। जब व्हेन यू रीच एट कंक्लूजन, किसी निष्कर्ष पर आप पहुंचते हो, व्हेन यू रीच एट कंक्लूजन, किसी निष्कर्ष पर। और ऐसे ही निष्कर्ष को कई बार व्हेन वी रीच एट पॉइंट, किसी पॉइंट पर, जगह पर नहीं, रीच एट कंक्लूजन या निष्कर्ष, कंक्लूजन या पॉइंट को निष्कर्ष जब कहा जाता है, जब किसी निष्कर्ष पर पहुंचते तो रीच के साथ ऐड आ सकता है। किसी जगह के लिए नहीं, स्टेशन एक जगह का नाम है बेटा। जैसे अगर आप कहो कि आई हैव रीच्ड एट दिल्ली, गलत हो जाएगा, बट अगर आप कहो आई हैव रीच्ड एट कंक्लूजन, ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा, ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट बेटा, किसी चीज के कोई चीज अगर आर पार हो जाती है, गो प्लस थ्रू, थ्रू का मतलब होता है ना गो वाया समथिंग, किसी चीज के आर पार हो जाना। थ्रू का मतलब ही होता है, वैसे गो थ्रू का मतलब तो पढ़ना भी होता है, स्टडी भी होता है। राइट, तो इसको हम पेनेट्रेट कह देते हैं कई बार, आर पार छेद देना, किसी चीज को आर पार छेद देना, थ्रू हो जाना। राइट, या फिर पियर्स हम कह सकते हैं। पियर्स थ्रू का मतलब होता है छेद कर देना किसी के आर पार। गो थ्रू का तो मतलब अलग होता है, गो थ्रू वैसे कह सकते हैं, पर पियर्स का मतलब, या फिर हम कह सकते हैं किसी चीज में से होल, होल थ्रू, मेक अ होल थ्रू समथिंग। पियर्स का मतलब ये भी हो सकता है मेक अ होल थ्रू समथिंग, पियर्स थ्रू या मेक अ होल थ्रू समथिंग। थ्रू का मतलब होता है आर पार, गो वाया समथिंग, से वर्ड बनता है पेनेट्रेट। पेनेट्रेट बेटा, पेनेट्रेट का मतलब छेद कर देना किसी के आर पार, वो पेनेट्रेट होता है बेटा। तो पेनेट्रेट के बाद कभी थ्रू वर्ड नहीं आएगा बेटा। अगर पेनेट्रेट के बाद थ्रू आए तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा। जैसे मैंने कहा द नीडल, कहते भाई जो सुई है, द नीडल पेनेट्रेटेड, द नीडल पेनेट्रेटेड थ्रू स्किन, स्किन के आर पार हो गई, पेनेट्रेटेड थ्रू स्किन, तो स्किन में छेद कर दिया, यही तो बता रहे बेटा, पेनेट्रेटेड थ्रू स्किन। तो बेटा इसमें जो थ्रू आया वो डेफिनेटली गलत होगा, पेनेट्रेट के बाद थ्रू नहीं आता। राइट, पेनेट्रेट के बाद थ्रू नहीं आता क्योंकि वो उसमें ऑलरेडी है। नेक्स्ट बेटा, गो थ्रू से बेहतर होगा पियर्स थ्रू उसको कहना, क्योंकि गो थ्रू का मतलब स्टडी से भी निकलता है, उसमें आप कंफ्यूज ना हो जाओ, बस इतना आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे गो थ्रू का मतलब मेक अ होल से है, पढ़ाई से नहीं है। गो थ्रू अ बुक होगा, जैसे गो थ्रू, अगर मैं कहूँ द नीडल वेंट थ्रू स्किन, तो भी तो मतलब वही निकलेगा कि छेद कर दिया। पर अगर होता कि आई वेंट थ्रू अ बुक, तो फिर स्टडी वाली सेंस देता। गो से कंफ्यूज नहीं होना है, उसको पियर्स मैंने इसलिए लिखा है बेटा ताकि आपको छेद याद रह जाए उसमें। राइट, ये बात याद रखिएगा उसमें। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा, याद रखना रन प्लस अवे, रन प्लस अवे से एक वर्ड बनता है बेटा फ्ली, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लेड, और थर्ड फॉर्म भी होती है बेटा फ्लेड। फ्ली, फ्लेड, फ्लेड, कहीं से भाग जाना। फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। तो फ्ली के बाद या फ्लेड के बाद अगर अवे दिखे, वाक्य जरूर लीजिएगा, द रॉबर्स, द रॉबर्स फ्लेड अवे, द रॉबर्स फ्लेड अवे। अब कोई पूछे एरर क्या है, अवे नहीं आएगा बेटा, सीधा आएगा, सीधा इतना ही आएगा, द रॉबर्स फ्लेड, द रॉबर्स फ्लेड। तो रन प्लस अवे से फ्ली बनता है, भाग जाना बेटा। नेक्स्ट बेटा, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज, चलिए देखिए, रन प्लस अवे से फ्ली बनता है, फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। इसी तरीके से एक वर्ड बेटा रन प्लस अवे से फ्ली बना, तो फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। इसके बाद बेटा एक वर्ड और लिखिएगा, याद आता है, कंसिस्ट प्लस कंप्राइज प्लस ऑफ बेटा, कंप्राइज प्लस ऑफ। कंप्राइज और ऑफ से मिलके एक वर्ड बनता है बेटा कंसिस्ट, कोई चीज किसी में होना, बनना। तो कंसिस्ट के बाद अगर ऑफ दिख जाए तो डेफिनेटली गलत होगा बेटा, वी कैन नॉट से कंसिस्ट ऑफ, तो कंसिस्ट के बाद ऑफ जो है वो कट जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कहूं,
थोड़ा सा उल्टा हो गया बेटा, इसमें ठीक कर लेंगे। कंसिस्ट यहां पे आएगा बेटा, कंसिस्ट प्लस ऑफ से कंप्राइज बनता है। कंसिस्ट प्लस ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज। कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं आता, कंसिस्ट के बाद तो ऑफ आता है। जैसे आर टीम consists of, our team consists of 10 players। हमारी टीम में 10 प्लेयर्स हैं बेटा, 10 प्लेयर्स हैं। ये वाक्य बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंसिस्ट के बाद ऑफ आ सकता है। पर अगर इसी वाक्य को मैं ऐसे लिखूं, our team comprises of 10 players, तो बेटा इसमें ये ऑफ नहीं आएगा। ये ऑफ जो है वो डेफिनेटली गलत हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट बेटा, इन स्पाइट प्लस ऑफ, इन स्पाइट प्लस ऑफ इज इक्वल टू वर्ड बनता है डेस्पाइट, जिसका मतलब होता है के बावजूद। इन स्पाइट प्लस ऑफ से वर्ड बनता है बेटा डिस्पाइट, तो हिंदी में हम इसको कहते हैं के बावजूद। तो इन स्पाइट और ऑफ से डिस्पाइट बन गया, तो डिस्पाइट के बाद ऑफ आ ही नहीं सकता बेटा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं एक वाक्य लिखूं, डिस्पाइट ऑफ माय objection, despite of my objection, you made the same mistake। मेरे ऑब्जेक्शन के बावजूद तुमने सेम गलती की। डिस्पाइट ऑफ माई ऑब्जेक्शन, अब बेटा इंस्पाइट अगर होता, या तो मैं इसको इंस्पाइट कर दूं तो भी वाक्य ठीक हो जाएगा, पर जब इंस्पाइट प्लस ऑफ से डिस्पाइट बनी गया तो फिर ये ऑफ का कोई काम नहीं बेटा यहाँ पे। तो हमें कहना चाहिए डिस्पाइट, या तो इंस्पाइट ऑफ बोल दो, और जब इंस्पाइट ऑफ से डिस्पाइट बनी गया बेटा तो फिर हमें डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद बेटा, इसके बाद कम प्लस इनटू, कम प्लस इनटू इज इक्वल टू एंटर। तो बेटा एंटर के बाद अगर इनटू दिखाई दिया तो वो डेफिनेटली गलत होगा। क्यों? क्योंकि एंटर में पहले ही इनटू है बेटा। जैसे वाक्य कहा, वी हैव एंटर्ड इनटू, वी हैव एंटर्ड इनटू द स्टेडियम, वी हैव एंटर्ड इनटू द स्टेडियम। तो बेटा एंटर के बाद इनटू जैसे ही दिखे तो समझ लीजिएगा वाक्य डेफिनेटली गलत है, वाक्य डेफिनेटली गलत है, वाक्य सही नहीं है। तो एंटर के बाद इनटू दिखते ही हम कहेंगे गलत है, वी हैव एंटर्ड द स्टेडियम आ जाएगा। पर अगर एंटर का मतलब कहीं प्रवेश करना नहीं, इसका तो मतलब हो गया प्रवेश करना, कहीं पर जाना, कहीं पर पहुंचना, इसका तो मतलब प्रवेश करने से है। अगर प्रवेश करने वाली सेंस है तो एंटर के बाद इनटू नहीं आएगा, कंफर्म है। अगर एंटर के बाद इनटू है, एंटर का मतलब प्रवेश करना है तो इनटू नहीं आएगा बेटा। पर अगर एंटर का मतलब कहीं पे शामिल होना है, और खासकर कहां पे शामिल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, और एक बात, या तो झगड़ा खत्म हो रहा हो या झगड़ा शांत हो रहा हो, एंटर इनटू जैसे एग्रीमेंट, एंटर इनटू फाइट, एंटर इनटू वॉर। आप क्या कर रहे हैं? जैसे एंटर इनटू वॉर, तो वॉर में शामिल हो रहे हैं। एंटर इनटू फाइट यानी कि एक फाइट में आप हिस्सा ले रहे हैं। एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, हो सकता है कि आप शामिल हो रहे हैं किसी एग्रीमेंट में, तो या तो झगड़े की शुरुआत हो रही हो या झगड़े का खात्मा हो रहा हो बेटा। झगड़े की शुरुआत होती है वॉर से, फाइट से, या डिसएग्रीमेंट से। तो एग्रीमेंट या, अब आप क्या कर रहे हैं? प्रवेश नहीं कर रहे हैं, बेसिकली आप उनमें शामिल हो रहे हैं। जैसे वॉर में कहते भी अब रशिया भी कूद चुका है, कहते भी वॉर में यूक्रेन भी कूद चुका है। तो अगर कहीं प्रवेश, किसी जगह प्रवेश नहीं किया, वॉर कोई जगह है, फाइट कोई जगह, एग्रीमेंट कोई जगह है, जबकि स्टेडियम एक जगह है। अगर जगह के लिए होगा तो बेटा इनटू नहीं आएगा। पर अगर फिगरेटिव इसका इस्तेमाल है, किसी चीज का सोचकर शामिल होने वाली सेंस में अगर आ रहा है, तो बेटा फिर आप एंटर के बाद इनटू
लगा सकते हो। एंटर के बाद इनटू आ सकता है उस केस में बेटा। तो ये जो वर्ब्स है बेटा, ये अपने आप में क्या होती है? ये ऐसी वर्ब्स है बेटा जो अपने बाद कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लेती। और एक बचपन से आपने बात सुनी होगी कि अगर गो प्लस बैक का मतलब होता है वापस जाना, तो कुछ वर्ड्स है जो अपने बाद बैक या अगेन जैसा वर्ड नहीं लेते, है ना? जैसे गो प्लस बैक या गो प्लस अगेन या डू प्लस अगेन। तो जैसे रिपीट है तो रिपीट के बाद अगेन या बैक जैसा वर्ड आप नहीं कहते। जैसे रिटर्न है तो रिटर्न के बाद बैक जैसा वर्ड हम नहीं लगाते बेटा, राइट? रिटर्न, बैक। रिटर्न का मतलब ये गो प्लस बैक बेटा। रिट्रीट का भी मतलब है कदम पीछे हटाना बेटा। रिट्रीट का भी मतलब है कदम पीछे हटाना, पीछे हटना। रिट्रीव के बाद भी बैक नहीं आता बेटा। RETRIEVE, रिट्रीव। रिट्रीव का मतलब होता है ब्रिंग प्लस बैक, कोई चीज वापस लाने से। रिट्रीव द एरो, है ना? कोई आपकी हार्ड डिस्क क्रैश होगी तो उसको डेटा को रिट्रीव किया जाता है। ऐसे ही एक वर्ड होता है बेटा रिकवर। मान लीजिए आप बीमार पड़ गए तो आप रिकवर करते हो, तो रिकवर के बाद बैक नहीं होगा। यू आर गोइंग बैक टू द सेम स्टेट, यू आर गेटिंग द हेल्थ अगेन, उसी को रिकवर कह रहे हैं बेटा, राइट? तो रिकवर के बाद हम उस सेंस में बैक और अगेन को अवॉइड करते हैं। डेफिनेटली एरर होता है बैक वगैरह आए तो इसके साथ। रिकवर, रिकवर के बाद एक वर्ड होता है रिकू। रिकू का भी मतलब होता है हेल्थ में वापसी करना, मतलब हेल्थ को दोबारा से प्राप्त कर लेना, राइट? इसी के लिए एक वर्ड आता है रिसीड। रिसीड का भी मतलब होता है पीछे हटना। जैसे भाई फ्लड में पानी आया, गांव में पानी भर गया, और उसके बाद क्या हुआ? फ्लड में पानी भरने के बाद, फ्लड में पानी भरने के बाद भाई पूरे गांव में पानी भरने के बाद अब पानी जो है वो उतर रहा है, तो हमने क्या कह दिया? रिसीड, राइट? ऐसे ही वर्ड आता है रिकॉयल। जैसे सांप ने फुंकार भरी और वापस अपनी कुंडली में जो है वापस लौट गया, उसे कहते हैं रिकॉयल। तो रिकॉयल के बाद भी हम बैक नहीं कहते बेटा। एक वर्ड होता है कावर। काव माने गाय, और डर के पीछे हट जाना। कावर्ड इसी से बना है बेटा, जो कावर करेगा वो कावर्ड कहलाता है, कायर आदमी। काव, काव माने गाय, गाय सीधी है, आगे नहीं, मतलब टक्कर ना मार के पीछे हटती है, तो कावर का मतलब पीछे हटना ही होता है बेटा। तो कावर के बाद भी बैक नहीं आता। इसके लिए एक वर्ड आता है फ्लिंच। तो अधिकतर तो एग्जाम में इसे बैक से ही आता है। करने को तो अवॉइड भी ऐड करते हैं, पर बैक मतलब अवॉइड करते हैं अगेन वर्ड भी, पर बैक से ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो फ्लिंच, फ्लिंच का भी मतलब पीछे हटना होता है बेटा। डोंट फ्लिंच फ्रॉम योर वर्ड्स, भाई जो शब्द आपने कहे थे उनसे पीछे मत हटो। तो फ्लिंच का भी मतलब पीछे हटना होता है। इनके बाद कभी बैक जैसा वर्ड हम नहीं लगाते बेटा। अगर बैक जैसा वर्ड लगा हो तो डेफिनेटली वाक्य क्या होता है? गलत हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बेटा जो आपको समझ लेने चाहिए। यहां से आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ वर्ड्स और मैं यहां पे डिस्कस कर देता हूं। चलिए, अब बात हो ही रही है तो जैसे विद प्लस ऑल द बिलोंगिंग्स, सारे सामान के साथ। विद प्लस ऑल द बिलोंगिंग्स, पूरे सामान के साथ। विद प्लस ऑल द बिलोंगिंग्स इज इक्वल टू बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज, पूरे सामान के साथ। तो बैग एंड बैगेज के साथ कौन सा वर्ड नहीं आएगा? विद। और जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस बता रहा हूं बेटा, कभी नहीं आएगा, राइट? अगर मैं कहूं ही लेफ्ट द सिटी विद बैग एंड बैगेज, पूरे सामान के साथ उसने छोड़ दिया, तो ही लेफ्ट द सिटी, सेम ऐसा ही वाक्य आया था। ही लेफ्ट द सिटी, उसने शहर छोड़ दिया। ही लेफ्ट द सिटी, और कह दिया जाए विद बैग एंड बैगेज। ही लेफ्ट द सिटी विद बैग एंड बैगेज, तो वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटा। ही लेफ्ट द सिटी विद बैग एंड बैगेज, वाक्य गलत हो जाएगा। यहां पे विद नहीं आएगा बेटा, वाक्य बनेगा ही लेफ्ट द सिटी बैग एंड बैगेज। एक और बात जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, एक और, विद प्लस ऑल द फोर्स, जितनी भी ताकत है वो सारी ताकत लगा दी जाए, उससे एक वर्ड बनता है बेटा। उससे एक वर्ड बनता है टूथ एंड नेल। जानवर अपनी पूरी ताकत लगाता है तो कैसे लगाता है बेटा? दांतों से और नाखूनों से। जानवर अगर पूरी ताकत लगाएगा तो बेटा पूरी ताकत वो लगाएगा कैसे? वो पूरी ताकत लगाएगा बेटा दांतों से और नाखून से। तो जब कोई ताकत पूरी लगाता है तो उसको टूथ एंड नेल कहा जाता है। इसके साथ विद नहीं आ सकता क्योंकि उसमें पहले से ही होता है। जैसे दे फॉट, दे फॉट विद टूथ एंड नेल। दे फॉट विद टूथ एंड नेल। अगर वो दांतों और नाखूनों से लड़ने लगेंगे तो बेटा दांत और नाखून खोदेंगे, इतना ही होगा ना। मान लीजिए कि लड़ाई हो गई आपकी, राइट? तो दांतों और नाखूनों से
कितनी देर लड़ोगे, सामने वाला दूर से गोली मार देगा तो अल्टीमेटली शरीर ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे है कि भाई उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, दे फॉट विद टूथ एंड नेल नहीं होगा, होगा दे फॉट टूथ एंड नेल। तो इसका मतलब पूरी ताकत से होता है बेटा, टूथ एंड नेल से, तो इसके साथ भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। और एक बात हमेशा याद रखना, ये याद रखने की है, रेन एग्जामिनर देता है रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ये याद रखने की है, रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स, बहुत भारी बारिश होना, रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स, बस इसमें याद रखना, याद रखने की बात है बेटा, कोई प्रेपोजिशन नहीं। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड, राइट, इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स नहीं बेटा, इट्स रेनिंग कैट्स, रेन कैट्स एंड डॉग्स होता है मूसलाधार बारिश, तो इसमें भी लाइक का इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा, राइट, क्यों होता है उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस ये याद रखना कि रेन लाइक, क्योंकि बाकी सबकी तो एक्सप्लेनेशन है कि भाई इस वजह से ये हो रहा है, कि ऐसा होता है इसलिए ये नहीं हो रहा है, राइट। तो रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स कभी नहीं होगा बेटा, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स बनता है। तो ये कुछ वर्ड्स रहे जो हमने जाने। इसके बाद यहां से आगे चलते हैं बेटा, कि ये हमने देखा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने बाद प्रेपोजिशन नहीं लेते क्योंकि उसमें पहले से ही प्रेपोजिशन होती है। दूसरी बात बेटा, बड़े ध्यान से देखिएगा, एक दूसरा जो काम है प्रेपोजिशन का वो है प्रेपोजिशन इनवैलिडेट्स। बहुत सारे बच्चे जो मुझसे सिंटैक्स पढ़ चुके हैं उसमें ये बात हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। इनवैलिडेट का मतलब होता है बेटा होते हुए भी खत्म कर देना। इनवैलिडेट का क्या मतलब है? होते हुए भी खत्म कर देना, होते हुए भी समाप्त कर देना, होते हुए भी खत्म। प्रेपोजिशन की बड़ी खास बात है, ये बहुत खास बात, सबसे खास बात भी कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन अपने से बाद वाले को खा जाती है, यानी कि वाक्य में होते हुए भी वाक्य में वो नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं अगर एक वाक्य कहूं, एक वाक्य अगर लिया जाए, अ कैट ऑन द टेबल, अ कैट ऑन द टेबल ब्लैंक, अ कैट ऑन द टेबल ब्लैंक, वेटिंग फॉर द रैट, फॉर द रैट। जो मैंने लिखा इनवैलिडेट, इसका मतलब बहुत ध्यान से देखना, मैं अगर यहां पूछूं, पहले तो यहां पूछता हूं कि आर आएगा या इज आएगा, तो ये टेबल को देख के नहीं लगेगा, ये कैट को देख के लगेगा, क्योंकि प्रेपोजिशन याद रखना, प्रेपोजिशन अपने से बाद वाले को क्या बना देती है, या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब, और एडजेक्टिव और एडवर्ब किसी भी काम को करने वाला नहीं हो सकता। फिर सुन ले, काम को करने वाला क्या होगा? नाम ही तो होगा, अजय पढ़ाता है, राइट, यानी कि जो नाम है वही काम कर सकता है। और प्रेपोजिशन के बाद आने वाली चीज, पहले वाली क्लासेस में हम बेहतरीन तरीके से जान चुके हैं कि प्रेपोजिशन के बाद जो भी कोई चीज होगी वो एडजेक्टिव या एडवर्ब बनेगी। अगर लिंकिंग वर्ब है तो वो एडजेक्टिव बनती है, जैसे आई एम ऑन द स्टेज, ये कुछ ऐसा ही है बेटा, जैसे आई एम ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के ऑन द स्टेज लग गया, राइट। तो सिर्फ मैं हूं या ईमानदार हूं, ईमानदार हूं। एक मैंने कहा मैं हूं या स्टेज पर हूं, स्टेज पर हूं, तो स्टेज पर डेफिनेटली मेरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एक मैंने कहा आई रन ऑन द स्टेज, या आई वॉक ऑन द स्टेज, मैं चलता हूं या स्टेज पर चलता हूं, तो ऑन द स्टेज क्या है? जैसे आई वॉक केयरफुली है, ऐसे ही आई वॉक ऑन द स्टेज है बेटा। तो ऑन द स्टेज प्रेपोजिशन अपने से बाद वाले को। अब ये क्या हुआ? प्रेपोजिशन से अपने बाद वाले को बेटा होते हुए भी, अब ये टेबल वाक्य में है पर होते हुए भी नहीं होगा। प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं, हमेशा उसका ऑब्जेक्ट होता है, ये भी कहा जाता है, राइट। पर सच ये होगा कि प्रेपोजिशन अपने से बाद वाले नाउन को नाउन नहीं छोड़ती, या तो एडजेक्टिव बना देती है, एडवर्ब बना देती है। सिर्फ बिल्ली या टेबल वाली बिल्ली, आप होगे सर टेबल वाली बिल्ली, जो टेबल के ऊपर बिल्ली है, यानी कि एक तरीके से ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है किसकी? कैट की, तो ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी किसी वाक्य का करने वाला नहीं हो सकता। तो ये जो इज लगेगा, यहाँ पे आर लगेगा या इज लगेगा, आपको सर इज लगेगा, पर इस टेबल के लिए लगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर यहां पर अ कैट की जगह टू कैट्स होता, टू कैट्स ऑन द टेबल, तो यहां पे क्या आता? आप तुरंत कहते सर अब इज नहीं आएगा, अब क्या आएगा? आर। तो ये कंफर्म हो गया बेटा, प्रेपोजिशन से बाद की जो चीज होती है उसकी बात वाक्य में कभी नहीं होती, बात उसकी होती है जो प्रेपोजिशन से पहले। और उल्टा पढ़ा जाएगा, याद रखना, पढ़ने का सेंस भी क्या निकलेगा? उल्टा। आप उल्टा पढ़ोगे तो सीधा मीनिंग निकलेगा, और सीधा पढ़ोगे तो उल्टा मीनिंग निकलेगा। जैसे अगर आप सीधा पढ़ोगे, आप कहोगे एक बिल्ली पर मेज, गड़बड़ हो गई। आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, मेज पर एक बिल्ली चूहे का इंतजार कर रही है। और ये वाक्य तो हो ही नहीं सकता ना, द टेबल इज वेटिंग फॉर द रैट, कि एक मेज जो है वो चूहे का इंतजार कर रहा है। मेज थोड़ी चूहे का इंतजार कर रहा है बेटा, राइट। मेज पर एक बिल्ली जो है वो चूहे का इंतजार कर रही है, मेज पर एक बिल्ली, राइट। तो बात तो बिल्ली की हो रही है, तो ये जो इज आया वो डेफिनेटली किसके लिए है? कैट के लिए बेटा। टू कैट्स ऑन द टेबल, यानी कि मेज पर जो दो बिल्लियां हैं, दो बिल्ली, तो डेफिनेटली आर आ गया। टेबल की ही बात हो रही, तो यहाँ पे इज का इज रहता। यही कारण है बेटा, कुछ ऐसे वाक्य आपने देखे होंगे, जैसे मैंने कहा वन ऑफ द बॉयज,
वन ऑफ द बॉयज। अब बॉयज के हिसाब से तो यहाँ पे आना चाहिए आर, लेजी। लड़कों में से एक लेजी है, पर फिर भी आप यहाँ पे इज लगाते हो, क्यों? प्रेपोजिशन से अपने से बाद वाले बात को होते हुए भी खत्म कर दिया। और आप पढ़ोगे तो बेटा उल्टा पढ़ोगे, आप ये नहीं कहोगे एक में से लड़की, आप कहोगे लड़कों में से एक। उल्टा पढ़ोगे तब सीधा पता लगेगा। और यहाँ पे क्या आएगा? एक की बात हो ही रही है तो इज आएगा। तो प्रेपोजिशन अपने से बाद वाले को होते हुए भी खत्म कर देती है बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कहा अ बॉय ऑन द बाइक, अ बॉय ऑन द बाइक इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अ बॉय ऑन द बाइक इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब जरा महसूस करना बेटा, क्या ये वाक्य हो सकता है? ध्यान से देखना जो मैं कहूं, अ बॉय ऑन द बाइक इज सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या ये वाक्य हो सकता है द बाइक इज सिंगिंग अ सॉन्ग? कि बाइक जो है वो गाना गा रही है? आप कहोगे नहीं सर ये तो गड़बड़ हो गई, राइट? बाइक कैसे गाना गाएगी? बाइक थोड़ी गाना गाएगी। अच्छा, क्या आप सीधा पढ़ोगे? देखो प्रेपोजिशन में उल्टा पढ़ोगे तो सीधा पता लगेगा, और सीधा पढ़ोगे तो उल्टा। अगर आपने सीधा पढ़ना शुरू किया, कुछ लोग कहते हैं कि यहां से यहां ट्रांसलेट करो और आपको पता लग जाएगा, प्रेपोजिशन का खेल, ट्रांसलेशन का खेल है। बिल्कुल बेटा गड़बड़ हो जाएगी। याद रखना, बात सीधी समझोगे, सीधी समझनी हो तो उल्टा पकड़ना होगा। अगर आपने यहां से पकड़ा एक लड़के पर बाइक, तो लड़के के ऊपर बाइक, तो फिर तो बाइक मर गया, वो गाना क्या गाएगा? हवा निकल जाएगी उसकी। एक लड़के पर बाइक या बाइक पर एक लड़का, आप कहोगे सर बाइक पर एक लड़का, एक लड़के पर बाइक नहीं, बाइक पर एक लड़का। और यहां पे जो इज सिंगिंग आया, इस काम को करने वाला किरदार कौन है? इस काम को करने वाला जो नाम है वो ये है बेटा, बाइक नहीं। बाइक इज सिंगिंग अ सॉन्ग नहीं, प्रेपोजिशन इनवैलिडेट्स द थिंग व्हिच कम्स आफ्टर इट। प्रेपोजिशन उस चीज को खा जाती है, यानी कि उसका मीनिंग आगे नहीं आने देती बेटा। तो हम कहेंगे कि लड़के, तो लड़के पर एक बाइक या बाइक पर एक लड़का? आप कहोगे सर बाइक पर एक लड़का। जब हमने उल्टा पढ़ा, उर्दू फॉन्ट में पढ़ा तो सीधा पता लगा। तो प्रेपोजिशन हमें उर्दू फॉन्ट में पढ़ने के लिए मजबूर करती है, राइट? तो बाइक पर एक लड़का गाना गा रहा है, ये हमारी सेंस सही निकलती है। ऐसे बहुत बार कंफ्यूजन पैदा होती है, बहुत सारे वाक्य ऐसे बनते हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कहा दिस प्लेयर, वाक्य लिखिएगा बेटा, शाबाश। दिस प्लेयर लाइक अदर प्लेयर्स, this player like other players, this player like other players are creative, are creative। दिमाग लगाना बेटा, this players like other players are creative। इस खिलाड़ी की तरह दूसरे खिलाड़ी, इस खिलाड़ी की तरह। लाइक का मतलब एक तो होता है पसंद करना, जब पसंद करना है तो वो वर्ब होता है, पर जब लाइक का मतलब होता है की तरह, तो वो एक प्रेपोजिशन की तरह फंक्शन करता है। ये एक प्रेपोजिशन है बेटा, राइट? ये पोजीशन को क्लियर कर रहा है, ये प्रेपोजिशन है बेटा। क्या मैं ये कहूं कि भाई, और अगर ये वर्ब होती तो फिर ये लाइक नहीं होता बेटा, ये लाइक्स होता, क्योंकि सिंगुलर है। यहां लाइक्स होता, ये दूसरों को पसंद करता है, पर ये वाक्य नहीं है। अब देखो ध्यान से, ये प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन में क्या आप ये पढ़ोगे कि इस खिलाड़ी की तरह दूसरे खिलाड़ी क्रिएटिव है? नहीं बेटा, ये गड़बड़ हो गई। प्रेपोजिशन के बाद जो भी आया तो ये तो गए। दूसरे खिलाड़ियों की तरह ये प्लेयर भी, दिस प्लेयर, यहां पे आर हो ही नहीं सकता बेटा, इस आएगा। प्रेपोजिशन बहुत बड़ा खेल है बेटा, जो नाम आपको लगता है कि वो काम कर रहा है, वो नाम ही खत्म हो जाता है। दिस प्लेयर लाइक अदर प्लेयर्स इज क्रिएटिव। अब आपको सर प्लेयर्स के साथ इस बड़ा अजीब लग रहा है बेटा, इसकी तो बात ही नहीं होगी ना, क्योंकि प्रेपोजिशन इनवैलिडेट्स, वो उस चीज को होते हुए भी खत्म कर देती है जो जो उसके बाद होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी और मेरी बहन की लड़ाई होगी और पांच पांच साल हो गए बात नहीं किया, तो हमने क्या किया? रिश्ता तो है, पर हमने होते हुए भी खत्म कर दिया। ऐसा कुछ प्रेपोजिशन करती है कि वी हैव इनवैलिडेटेड द रिलेशन ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मतलब या ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन का जो रिश्ता है उसको इनवैलिडेट कर दिया, होते हुए भी खत्म कर देना। तो ऐसा ही कुछ करती है बेटा प्रेपोजिशन। जैसे मान लीजिए मैंने कहा द नॉलेज, वाक्य लिखते रहना बेटा साथ साथ, द नॉलेज इन बुक्स, द नॉलेज इन बुक्स ब्लैंक हेल्पफुल। द नॉलेज इन बुक्स, जो किताबों में नॉलेज है, अगर पूछा जाए आर हेल्पफुल और इज हेल्पफुल, तो ये देखना होता है कौन सा नाम है जो काम कर रहा है, और जो नाम कर रहा है वही किरदार है, वही सब्जेक्ट कहलाता है बेटा। बुक्स तो किरदार है नहीं, क्योंकि अगर बुक्स किरदार होता तो मैं यहाँ पे आर लगाऊंगा, और आर लगाती आपको सर गलत है। द बुक्स आर हेल्पफुल ये वाक्य ही नहीं है। किताबों में जो ज्ञान है वो हेल्पफुल है, तो ज्ञान तो एक ही चीज है ना बेटा, और ज्ञान एक ही चीज है, तो यहाँ पे आर आ ही नहीं सकता, यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। क्यों? बुक्स तो होते हुए भी नहीं होगा ना बेटा। और उल्टा पढ़ोगे, ये नहीं कहोगे ज्ञान में किताबें, किताबों में जो ज्ञान है,
राइट। किताबों में जो ज्ञान है इज हेल्पफुल, वो बहुत हेल्पफुल होता है बेटा। तो ऐसा होता है कि प्रेपोजिशन क्या करती है बेटा, अपने से बाद वाले को खत्म कर देती है, यानी कि वो किरदार नहीं छोड़ती। और जब किरदार छोड़ती नहीं, अब आपको पता है कि काम को करते वक्त व्यक्ति ही होता है, ना कि हिम होता है। जब काम करेगा तो इस फॉर्मेट में होगा, काम नहीं करेगा उस पर काम होगा तो इस फॉर्मेट में होगा। इसे कहते हैं सब्जेक्ट और इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। जब व्यक्ति काम करेगा तो इस फॉर्मेट में होगा, जब उस पर काम होगा तो वो इस फॉर्मेट में होगा। जब व्यक्ति काम करेगा तो इस फॉर्मेट में होगा, जब उस पर काम करेगा तो इस फॉर्मेट में होगा। इस तरीके से लिखा जाएगा। तो प्रेपोजिशन के बाद यही तो कारण है बेटा कि ऑब्जेक्टिव केस आता है। कारण कि वो किरदार में होता नहीं, वो काम करता ही नहीं, राइट। वो काम करता नहीं। जैसे आपने कहा आई कम हियर, आई कम हियर फॉर, आई कम हियर फॉर ही। अब बेटा ये काम तो करने वाला चलो ठीक है, पर प्रेपोजिशन के बाद तो करने वाला होता ही नहीं ना, क्योंकि अगर प्रेपोजिशन के बाद करने वाला होता तो क्या इस काम को ये बुक्स नहीं कर रही होती? क्या ये जो काम है, ये जो इज आए, ये वर्ब क्या प्लेयर्स के हिसाब से नहीं होती? बिल्कुल। तो प्लेयर्स के हिसाब से नहीं तो काम तो करने वाला ये है। तो प्रेपोजिशन के बाद काम करने वाला होता ही नहीं, और जब काम करने वाला होता नहीं तो वो इस फॉर्मेट में नहीं, सब्जेक्टिव में नहीं, वो ऑब्जेक्टिव में लिखा जाता है। आई कम हियर फॉर हिम, आई कम हियर फॉर हिम। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नंबर 1 में हमने देखा कि प्रेपोजिशन क्या होती है। नंबर 2 में हमने देखा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है। फिर हमने देखा बेटा कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि प्रेपोजिशन अपने अंदर लिए हुए होते हैं, और उसके बाद फिर प्रेपोजिशन वो नहीं लेते क्योंकि उसमें पहले से ही प्रेपोजिशन होती है। फिर हमने तीसरी बात जानी प्रेपोजिशन की, प्रेपोजिशन क्या करती है, अपने से बाद वाले को इनवैलिडेट कर देती है, राइट। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, इससे अगली क्लास में मुलाकात आपसे होगी। प्रेपोजिशन इनवैलिडेट्स से आगे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, या एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो राइट। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा राम विद हिज फ्रेंड्स, बस आपको ये बताना कि इस वाक्य में काम करेगा तो कौन करेगा, मतलब किरदार कौन है। आपको पता है कि भाई फ्रेंड्स की बात नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है, राम की। तो अगर मैं यहां पे कहूं वर लेट, तो आपको नहीं सर वर नहीं होगा, क्या होगा, वॉज। मैंने कहा यार यहाँ तो फ्रेंड्स है, कहते सर फ्रेंड्स की बात नहीं हो रही, प्रेपोजिशन ने क्या किया, इनवैलिडेट कर दिया, तो हकीकत में वाक्य राम होगा। तो चलिए यहां से आगे जो है वो अगली क्लास में हम देखेंगे, राइट। यहां तक ही करते हैं इस क्लास में। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। प्यारी प्यारे कंसेप्ट्स और प्यारी प्यारी बातों को जानेंगे प्रेपोजिशन को लेकर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट। नोट्स बेहतरीन तरीके से बनाते रहिएगा, थैंक यू।